हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 8 थर्सडे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है यह 20 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले जो है 19 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जो कि बहुत वीवीआई प्रश्न है। इसलिए वीडियो को अभी तक नहीं देखें तो पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। हम वही प्रश्न करवाए हैं जो कि कई बार जो है एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि आगे भी क्या है पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेली डेली का डेली यानी कि 9 बजे रात में बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जीके जीएस का क्लास होता है। ठीक है, जीके जीएस का क्लास होता है। और यदि इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट है जो कि सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और जैसा कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार पुलिस मद्य निषेध में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है तो आपको जीके जीएस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, तो फोकस करना है। इसी से जो है आपका 80% जो है मार्क्स आने वाला है। जीके जीएस से ही क्या है 80% जो है मार्क्स आने वाला है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है जीके जीएस पर फोकस करना है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और यदि किसी भी प्रश्न का आंसर आप पहले से जानते हैं तो उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और कोई भी प्रश्न यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करिए कि शून्य समूह जो है किसने प्रस्तावित किया था। शून्य समूह को जो है किसने प्रस्तावित किया था। देखो, शून्य समूह जो है यह रेमसे ने प्रस्तावित किया था। किसने किया था, तो रेमसे ने जो है इसे प्रस्तावित किया था। रेमसे ने जो है ना क्या कहते हैं अक्रिय गैस और शून्य समूह को जो एक साथ प्रस्तावित किया है। कब किया है, ये 1902 ईस्वी में किया है। कब किया है, तो ये 1902 ईस्वी में किया है। और अक्रिय गैस की बात करें तो ये अक्रिय गैस जो होता है ना, बल्कि यह जो है रंगहीन होता है और गंधहीन भी होता है और स्वादहीन भी होता है। ठीक है, और क्या होता है कि ये जल में जो है अल्प घुलनशील होता है, तो इसे भी याद रखना। और अक्रिय गैस की बात करें तो जैसे कि मतलब अक्रिय गैस जो है कौन कौन सा गैस होता है, तो ऐसे ही पूछ सकता है। जैसे देख लो, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, और क्या कहते हैं जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। तो प्रमुख ये सब क्या है, ये अक्रिय गैस होता है। और ऐसा कौन सा गैस है जो कि मतलब वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो इसे भी याद रखना कि ऐसा कौन सा गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो वो जो रेडॉन गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, बाकी बात सब ऑर्गन गैस जो है पाया जाता है। और बात करें कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाने वाला अक्रिय गैस जो है ये कौन सा है, वो जो है ऑर्गन गैस है, जो कि 0.9% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 0.9%, जो कि ऑर्गन गैस है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए। 2 नंबर की रेडियम का अर्ध आयु कहने का मतलब 1580 वर्ष है। ठीक है, यह कितने वर्ष उपरांत मतलब जो 1/16 भाग जो अवशेष रहेगा। तो यह प्रश्न जो है नॉमेरिकल प्रश्न है, तो इसको हम शॉर्ट में जल्दी हम खींचने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए कैसे कैसे इसको करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि अर्ध आयु यानी कि 1580 वर्ष है। ठीक है, अर्ध आयु कितना है, 1580 वर्ष है, यानी कि टी हाफ की मान कितना हो गया, 1580 हो गया। और यहाँ पर जो है 1/16 भाग यानी कि एन हो गया। देखो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एन बराबर जो होता है ना, एक फॉर्मूला होता है एन नोट। क्या होता है, एन नोट इंटू का हाफ का पावर एन होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ये एन जो होता है ना, ये वाला एन, ये एन का मान होता है कि पदार्थ का मतलब शेष बची हुई मात्रा। क्या होता है कि पदार्थ की शेष बची हुई मात्रा। और ये एन नोट का मतलब होता है कि पदार्थ की यानी कि प्रारंभिक मात्रा। और ये एन का मतलब होता है कि अर्ध आयु की संख्या। क्या होता है, ये अर्ध आयु की संख्या। तो इस अनुसार से जो हम प्रश्न को करते हैं, चलिए कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करना है, तो एन के लिए मतलब क्या करना है, तो एन बराबर हमको लिखना है 1/16। ठीक है, 1/16। तो यहाँ से जो है एन नोट का मान क्या हो जाएगा, तो वो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 1 हो गया तो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो इसको हम फिर से लिखेंगे कि 1/16। ठीक है, 1/16 बराबर का यानी कि 1 इंटू का हाफ का पावर कितना हो जाएगा, तो ये एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यदि इसको हम फिर से सोल्यूशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि हाफ का पावर मतलब कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। और बराबर का क्या हो जाएगा, तो हाफ का पावर एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हाफ का पावर एन हो जाएगा। तो इतना तो सोल्यूशन आप कर सकते हैं। तो इसको आप यदि सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर जो है एन का मान जो है वो 4 निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वो जो है 4 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से आप फिर आपको क्या करना है, यहाँ से फिर हमको करना है, एक फॉर्मूला होता है टी बराबर क्या होता है, एक टी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो रंग पहले चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से पता चले। देखो एक टी बराबर जो है फॉर्मूला होता है, टी बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है, तो टी बराबर जो एक फॉर्मूला होता है यानी कि टी होता है, उसके बाद हाफ होता है। क्या होता है, ये जो है ना टी हाफ जो होता है ये अर्ध आयु होता है। क्या होता है, यह जो अर्ध आयु की मात्रा यानी कि अर्ध आयु का मात्रा कितना है, 1580 है। ठीक है, तो अर्ध आयु गुने का एक क्या होता है, ये एन होता है। इसको हम फ्रेज से लिखते हैं। ठीक है, तो यदि देखो टी के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, तो टी बराबर होता है कि टी हाफ, क्या होता है, टी हाफ गुने का
n होता है। तो यहाँ से यदि आप टी हाफ का मान पता करेंगे तो कितना है, ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1580 कितना है, तो ये जो है 1580। और अभी तुरंत जो है आप n का मान निकल कर आ चुके हैं, वहाँ से आप यदि सोल्यूशन किए होंगे तो वहाँ पर जो आया होगा वो 4 आया होगा। कितना आया होगा, तो वो जो 4 आया होगा। तो यहाँ से यदि आप सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये जो 1300 सॉरी क्या कहते हैं 6320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6320 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। 6300 मतलब क्या है 20 वर्ष, मतलब क्या हो जाएगा 1/16 भाग जो है अवशेष रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 3 नंबर कि आवर्त सारणी में तत्वों का आधात्मिक गुण घटता है, यानी कि कैसे घटता है। देखो ये दाएं से बाएं ओर घटता है। कैसे घटता है, यह जो है दाएं से बाएं की ओर जो है घटता है। क्या होता है, दाएं से बाएं की ओर घटता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 4 नंबर की निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड है, लेकिन अम्लीय ऑक्साइड जो है कौन सा है। देखो यहाँ पर CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। यहाँ पर जो है हिंदी में मतलब टाइपिंग हो गया है, CO2 होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो CO2 हो जाएगा। CO2 क्या है, एक अम्लीय ऑक्साइड है। और यदि हम बात करें कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति, धातु ऑक्साइड की प्रकृति है जो यह क्षारीय होती है। कहने का मतलब यह है कि लेकिन यदि एल्युमिनियम और जिंक की ऑक्साइड अम्लीय और क्षारकीय दोनों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, और अधातु के ऑक्साइड जो अम्लीय प्रकृति के होता है, इसे भी याद रखना चाहिए। और अधातु जो है ये विद्युत का कुचालक होता है, तो इसे भी याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए कीजिए अगला प्रश्न 5 नंबर कि गैस जो COO से प्रक्रिया करती है तो NaHCO3 से नहीं, वह क्या है। तो ये CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये CO2 हो जाएगा। 5 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि गैस CO2 जो मतलब CO से अभिक्रिया करती है, मतलब NaHCO3 से नहीं करती है। कहने का मतलब यदि हम एक बात करें जैसे CaO, क्या हो जाएगा, तो CaO यदि इसको हम CO2 से करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बनता है, तो देखो यहाँ से बन जा रहा है कि CaCO3, यानी कि चूना का फॉर्मूला बन रहा है। यदि हम बात करें कि अब NaHCO3 ये क्या है, तो ये एक बेकिंग सोडा है। जबकि NaHCO3 की यदि हम क्या कहते हैं अभिक्रिया से अम्ल यदि CO2 से बनाते हैं तो मतलब संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब इसका जो CO2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न जो कि 6 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि एक पिंड को ऊपर की ओर मतलब एक त्वरण से फेंकने पर इसका प्रभावी त्वरण जो है क्या होगा। मतलब ऊपर से यदि फेंकने की बात करें, यदि ऊपर से फेंकने की बात करें तो वो जो है A- का G हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो वो जो है A- का G हो जाएगा। ऊपर से यदि नीचे की फेंकने की बात करें तो A- का G हो जाएगा। और यदि नीचे से ऊपर फेंकने की बात करें तो A+ का G हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जो है A+ का G हो जाएगा। तो इसको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और देखो भार जो है ना मतलब एक तरह की भार हुआ। देखो भार जो होता है ना प्रत्येक स्थान पर बदलता रहता है, और परंतु द्रव्यमान जो है ये अपरिवर्तित रहता है। भार हमेशा बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है, तो इसे भी याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 7 नंबर कि यदि एक वस्तु का ताप यानी कि 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तब इसका तापमान जो है सेंटीग्रेड में क्या होगा। तो देखो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या करना है, सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, तो वो हम अभी लिख रहे हैं। देखो वो फॉर्मूला यह है कि C/5 बराबर F-32। क्या हो जाएगा, तो F-32/9। देखो यदि फ़ारेनहाइट निकालना पड़ जाए या सेंटीग्रेड निकालना पड़ जाए, दोनों के लिए फॉर्मूला जो है सेम काम करेगा। अब देखो कैसे काम करेगा तो ये देखना है। तो कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। यदि हम C/5 करते हैं, ठीक है, सेंटीग्रेड का मान निकालना है, फ़ारेनहाइट का मान दिया हुआ है, तो फ़ारेनहाइट का मान कितना दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 140 माइनस का हम 32 कर सकते हैं फॉर्मूला के अनुसार। कुछ नहीं करना है, यानी कि 9 हो जाएगा। अभी यदि इसको आप सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन तो आप कर सकते हैं इसको। यदि यहाँ से आप सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ से जो है आपका मान जो निकलने वाला है वो जो 60 डिग्री सेल्सियस निकलने वाला है। कितना निकलने वाला है, तो जो 60 डिग्री सेल्सियस निकलने वाला है। देखो यदि फ़ारेनहाइट का मान निकालना पड़ जाए या सेंटीग्रेड का मान निकालना पड़ जाए, दोनों के लिए फॉर्मूला जो है सेम काम करेगा। इस फॉर्मूला को जो बहुत अच्छा ढंग से याद कर लेना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 8 नंबर की किसी द्रव में ध्वनि तरंगों की चाल होती है, यानी कि किसी द्रव में जो है ध्वनि तरंगों की चाल क्या होती है। किसी द्रव में ध्वनि तरंगों की चाल जो है ये क्या होती है।
देखो माध्यम के आयतन की प्रतिस्था गुणांक का मतलब वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर जो है ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है करेक्ट हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, और ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 9 नंबर की पारा कांच को गीला नहीं करता है। पारा जो है कांच को गीला नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? पारा जो है कांच को गीला नहीं करता। देखो पारा कांच को गीला नहीं करता है, द्रव का यह गुण जो है ना आसंजन गुण कहलाता है। क्या होता है कि द्रव का गुण या आसंजन गुण के कारण जो यह मतलब क्या करता है, तो मतलब कांच को गीला नहीं करता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर की बात करें तो ये आसंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये जो है आसंजन हो जाएगा। ठीक है, देखो द्रव अणुओं के बीच लगने वाला यानी कि बल यानी कि संयोजक बल जब कहने का मतलब CF कहलाता है, तब द्रव जो है द्रव के सतह के बीच लगने वाला बल ही जो क्या कहलाता है, वो जो आसंजक बल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वो जो आसंजक बल कहलाता है। जैसे पारा, शहद, मोबिल इत्यादि ये श्यान द्रव होता है, जबकि जल जो है पेट्रोल आदि ये सब क्या है, ये आयसन द्रव होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। यदि हम बात देखो साबुन जो होता है ना, साबुन मिले यानी गर्म मतलब जल में यदि कपड़े अच्छी तरह से साफ होते हैं, क्योंकि साबुन मिलाने पर गर्म करने से जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, वो घट जाता है। यदि आप किसी भी कपड़ा को यदि आप गर्म पानी में धोते हैं तो वो ज़्यादा तरह से साफ होता है, तो यही कारण है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 10 नंबर कि जब किसी पेन को मतलब एक निश्चित बिंदु की परिताने की एक क्या कहते हैं एक तल पर मतलब घुमाया जाता है, तो उसके कोणीय संवेग की दिशा क्या होगी? उनके कोणीय संवेग की दिशा क्या होगी? देखो जब किसी पेन को एक निश्चित बिंदु के परिता एक तल में घुमाया जाता है, तो उसका कोणीय संवेग की दिशा जो है वो घूर्णन तल के मतलब क्या होता है, लंब रेखा में होता है। क्या होता है कि घूर्णन तल की क्या होता है, वो लंब रेखा में होता है। और कोणीय वेग जो है ये हमेशा क्या होता है, सदिश राशि होता है। और कोणीय संवेग जो संरक्षित रहता है और ग्रहों के सूर्य के चारों तरफ गति में क्या करता है, नाभिक के चारों तरफ मतलब गति करता है। और इलेक्ट्रॉन स्टूल पर घूर्णन करता और एक व्यक्ति एक मतलब घूर्णन करते हुए एथलीट आती होता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला यानी कि कुल बलों का योग या संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, इसे भी याद रखना है। और बल के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है कि बल बाहु इंटू बल यानी कि बल बाहु इंटू का बल और जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग का त्वरण, ये भी फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घूर्णन तल पर लंब रेखा में होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 11 नंबर। क्या है 11 नंबर प्रश्न करना है कि स्थिर अवस्था से चलकर एक कण यानी कि 6 सेकंड तक स्थिर त्वरण अनुभव करता है। यदि यह कण पहले 2 सेकंड में S1 दूरी, अगले 2 सेकंड में S2 दूरी तथा अंतिम 2 सेकंड में S3 दूरी चलता है, तो S1 S2 S3 का मान क्या होगा? देखो ये जो है 1:3:5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 1:3:5 हो जाएगा। देखो u मतलब u से दूरी चालू करता है, कहने का मतलब यहाँ तक आता होगा। ठीक है, ये प्रारंभिक बिंदु कहने का मतलब ये 0 हो गया, तो यहाँ से यदि S1 आया, ठीक है, फिर यहाँ से V1 मतलब आ गया, फिर यहाँ से S2 हो गया, फिर यहाँ से V2 हो गया, फिर यहाँ से S3 हो गया। क्या हो गया? S3 हो गया। तो यहाँ से देखो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसके लिए, S बराबर UT प्लस का हाफ AT स्क्वायर। क्या होता है? UT प्लस हाफ का AT स्क्वायर। यहाँ से यदि त्वरण की बात करें तो वो नियत रहेगा और T यानी कि सेकंड 2 सेकंड हो जाएगा, U का मान होने के प्रारंभिक क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, कहने का मतलब हम बोल देते हैं, निकाल नहीं रहे हैं। तो यदि यहाँ से फिर निकालिएगा, जैसे कि क्या हो जाएगा, जैसे हाफ इंटू ए यानी कि त्वरण हो जाएगा, यानी कि इंटू का फिर यानी कि 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना निकल कर आने वाला है, लमसम यदि यहाँ से बात करें तो यानी कि 4 इंटू यानी कि ए यानी कि त्वरण बटे का हो जाएगा 2 यानी कि 2 त्वरण हो जाएगा, यानी कि समीकरण के अनुसार इसको फिर बढ़ाना पड़ जाएगा। यदि इसको पूरा निकालिएगा तो जो है 1:3:5 आ जाएगा। यदि आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो न्यूमेरिकल को ज़्यादा अपना लंबा खींचेंगे तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबा बन जाएगा। ठीक है, यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो हम बार बार कह रहे हैं कि हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका जवाब देंगे तो देंगे, जैसे होगा मतलब देंगे, लेकिन देंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न अगला देखते हैं कि 12 नंबर प्रश्न है कि जब सरल लोलक का आयाम यानी कि बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? जब सरल लोलक का आयाम यानी कि बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल जो है ये क्या हो जाएगा? देखो यह अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? यह जो है ना अपरिवर्तित रहता है। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्त काल जो है यह अपरिवर्तित रहता है। और आवर्त मतलब काल जो है ना सरल लोलक यानी कि 2 मुख्य कारकों पर निर्भर करता है। पहला जो होता है वो पेंडुलम की लंबाई पर निर्भर करता है और दूसरा जो है वो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। सरल लोलक का आवर्त काल जो है ये आयाम से मतलब स्वतंत्रित होता है। करने के मतलब इसको किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसे आयाम के द्वारा जो है मापा जाता है, तो इसे भी
याद रखना है, ठीक है, आयन के द्वारा। और अनंत लंबाई के लोलक, अनंत लंबाई का लोलक जो पृथ्वी पर आवर्त काल कहने का मतलब कितना मिनट का होता है, वो जो है ये भी याद रखना है कि 84.6 मिनट का होता है। कितना होता है, ये 84.6 मिनट का होता है। जबकि सरल लोलक का आवर्त काल जो है ये आयाम पर निर्भर नहीं करता, ये केवल छोटे आयामों के लिए ही सत्य होता है, इसे भी याद रखना है। यह केवल छोटे आयामों के लिए ही जो है सत्य होता है। और प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है, प्रत्येक मतलब जो है आवर्त गति दोलनी गति नहीं होता है, इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 13 नंबर की, इकाई आवर्धन के लिए कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगा। देखो फिर न्यूमेरिकल आ गया। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है ना कि क्षमता, आवर्धन क्षमता के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एम बराबर क्या होता है एफ बराबर क्या हो जाएगा एफ माइनस का यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ यानी कि एफ क्या हो गया, ये एफ जो है ये हो गया फोकस दूरी, और नीचे वाला एफ का मतलब हो गया फोकस दूरी, यानी कि फिर यू का मान क्या हो, यानी कि वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, ये हो गया वस्तु की दूरी। और ये आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता जो होता है वो -1 होता है। कितना होता है, वो जो है -1 होता है। अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता जो होता है वो -1 होता है। तो यहाँ से आप क्या करना है, यहाँ से यह करना है कि यदि आप निकालेंगे यानी कि एम का मान कितना हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा, यानी कि 20 क्या है आवर्धन क्षमता, यानी कि फोकस कितना है 20 बटेगा फिर 20 यानी कि यू का मान तो हमको नहीं मालूम है, यू का ही मान निकालना पड़ जाएगा। तो यहाँ से आप नंगड़ा में टंगड़ी जोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं ये वाला मतलब गुणा कर लेंगे, इधर से इधर यदि गुणा कर लीजिएगा तो यहाँ से कितना निकल कर आने वाला है, यानी कि यू। तो यहाँ से आप यदि कीजिएगा तो कहने का मतलब जो है ये -20 प्लस का यू बराबर का 20। यहाँ से यदि आप फिर से यू बराबर निकालेंगे तो 20 प्लस का 20 करने का मतलब कितना हो जाएगा, यानी कि 40, यानी कि ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, और अवतल दर्पण में जब वस्तु यानी कि वक्ता त्रिज्या पर रखी जाती है तो उसका उल्टा वास्तविक और सामान्य आकार का प्रतिबिंब बनता है, इसे भी याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 14 नंबर की, एक वस्तु का भार यानी कि वायु में 25 ग्राम है जबकि जल में 20 ग्राम है, तो घनत्व क्या होगा, घनत्व क्या होगा। तो ये जो है 5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो भार यानी कि W1 कितना दिया हुआ है, तो 25 ग्राम। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं जल में भार कितना दिया हुआ है, तो W2 यानी कि 20 दिया। और जल में वस्तु के भार में कमी की फॉर्मूला क्या होता है, W1 का -W2 करने का मतलब 25 माइनस का 20 बराबर का 5, कितना हो जाएगा 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। और भार वह बल है जो वस्तु पर पृथ्वी द्वारा अपने केंद्र की ओर खींचने लगता है। ठीक है, और भार का मान जो है स्थान के अनुसार बदलता रहता है जबकि द्रव्यमान का मान नहीं बदलता है। और भार को कामिनीदार तुला द्वारा मापा जाता है, इसे भी याद रखना है। भार को किसके द्वारा मापा जाता है, तो कामिनीदार तुला मतलब क्या है, तुला द्वारा जो इसे मापा जाता है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 15 नंबर की, जब आंख में धूल जाती है, जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग जो है सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग है जो सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है। देखो नेत्र सलिस्मा क्या हो जाएगा, नेत्र सलिस्मा हो जाएगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, नेत्र सलिस्मा। देखो जब आंख में धूल जाती है तो उसका नेत्र सलिस्मा जो है ना अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है। आंख जो है ना शरीर का एक क्या है महत्वपूर्ण अंग होता है, जबकि जो कि क्या करता है एक कैमरे की तरह कार्य करता है। आंख जो हमारा एक कैमरे की तरह जो कार्य करता है, और आंख से मतलब बाहर एक क्या होता है कठोर और अपारदर्शी मतलब श्वेत क्या होता है, एक झिल्ली मतलब ढकी रहती है जिसे दीर्घ पटल कहा जाता है। ठीक है, और दीर्घ पटल के सामने वाला यानी कि भाग कुछ भरा रहता है जिसे कोर्निया कहा जाता है। और नेत्र दान में कोर्निया दान दिया जाता है, इसे भी याद रखना है। नेत्र मतलब मानव शरीर का आंख का कौन सा भाग जो है नेत्र मतलब दान किया जाता है, वो कोर्निया किया जाता है। और कोर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का होता है जो कि मतलब उसे क्या कहा जाता है, उसे जो आइरिस कहा जाता है, इसे भी याद रखना। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आंख की पुतली कहने का मतलब नेत्र तारा भी कहा जाता है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 16 नंबर कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए जो है लगाई जाती है। देखो कुकुर, खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया की जो लिए इसे लगाया जाता है। ठीक है,
नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है कुकुर, खांसी, टिटनस, डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। और काली खांसी रोग हीमोफिलस क्या कहते हैं, ये नामक जीवाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया रोग जो है कारण जो है कोरोना, क्या कहते हैं, कोरोना है मतलब कोरोनी एक बैक्टीरिया होता है क्या, उसी के कारण मतलब ये जो होता है। और तपेदिक रोग जो है कारण जो होता है ये माइक्रोबैक्टीरिया, ठीक है। और इन तीनों रोगों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, इसे भी याद रखना। इस तीनों के लिए कौन सा मतलब टीका लगाया जाता है, तो डीपीटी का टीकाकरण जो है लगाया जाता है। और डीपीटी का पूरा नाम जैसे कि डिप्थीरिया, पिट्यूरिसिस और टेटनस होता है, ठीक है। डीपीटी का पूरा नाम जो है डिप्थीरिया, पिट्यूरिसिस और टेटनस होता है, इसे भी याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 17 नंबर की निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन जो है मानव शरीर को संक्रमण करने के विरुद्ध संघर्ष करने में क्या करता है, तो जो है सहायता करता है। तो वो जो है श्वेत रुधिर कोशिका कौन करता है, वो जो है श्वेत रुधिर कोशिका करता है। श्वेत रुधिर कोशिका मानव शरीर को संक्रमण करने के विरुद्ध क्या करता है, संघर्ष करने में सहायता करता है। जबकि डब्ल्यूबीसी आकार और संरचना में अमीबा के समान होता है और इसमें एक केंद्र होता है। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो अस्थि मज्जा खंड मतलब लिम्फ नोड और कभी कभी यानी कि यकृत यानी कि पिलहा में भी होता है, ठीक है। और आरबीसी का मुख्य कार्य होता है कि ऑक्सीजन का आपूर्ति शरीर में करना और CO2 को क्या करना, वापस निकालना, ठीक है। तो ये होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 18 नंबर की ऑक्सीजन की क्या है उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं, तो उसको वायु शोषण कहा जाता है, ठीक है। शोषण क्रिया के दौरान उपयोग में पाई गई मतलब संपूर्ण जैसे O2 हो गया, मतलब ऑक्सीजन, उस दौरान उत्पन्न हुई CO2 के क्या होता है गैसीय नियमित अनुपात को शोषण मतलब भागफल की RQ कहते हैं। जबकि RQ के लिए एक फॉर्मूला होता है कि CO2 का कुल उत्पादन बटेगा O2 का कुल उपयोग, कहने मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो शोषण भाग का 1.0 होता है। जबकि निःश्वसन में फेफड़ों में वायु दाब क्या होता है, कम हो जाता है। और स्वच्छ वाष्प में फेफड़ों में वायु दाब अधिक हो जाता है। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए कुछ मिलान दिया हुआ है, मिलान करना है, ठीक है, विटामिन का। चलिए मिलान कीजिए। मिलान कीजिए। विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है, कीजिए। देखो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो वो थायमिन है। क्या है, वो थायमिन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, वो थायमिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो उसे जो है रिबोफ्लेविन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको जो है रिबोफ्लेविन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिबोफ्लेविन कहा जाता है। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। क्या होता है, वो जो है पायरिडॉक्सिन होता है। क्या हो जाएगा, तो जो पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। और विटामिन B12 का रासायनिक जो क्या कहते हैं, ये हो जाएगा, क्या करने गया ये विटामिन B, इनकी ऑप्शन नंबर इनकी साइनोकोबालामाइन क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामाइन क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामाइन। तो ये हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर के अनुसार जो है क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है B हो जाएगा, 4 3 5 1, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, जो कि लास्ट ही प्रश्न होने वाला है लमसम, ठीक है। तो NH4Cl में निम्न प्रकार के बंध होते हैं, यानी कि NH4Cl में किस प्रकार का बंध होता है। देखते हैं कितना फास्ट आंसर करते हैं। देखो NH4Cl में जो विद्युत संयोजक, सह संयोजक, उप संयोजक बंध तीनों पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, तीनों बंध जो है इसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NH4Cl में, ठीक है। तीनों बंध पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बने बंधन को ही सहसंयोजक बंधन भी कहते हैं, इसे भी याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन की पूर्णता आदान प्रदान के फलस्वरूप बना बंध ना विद्युत संयोजक बंधन कहलाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न और दिया हुआ है ना, कोलाइड क्या है ना। चलिए देखिए कोलाइड क्या है, बताइए कोलाइड क्या है। देखो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्या होता है, यह जो एक प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यह क्या होता है कि एक क्या कहते हैं आणविक ठोस होता है। यह एक आणविक ठोस होता है। यह जो है कूलिंग एजेंट के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जबकि यह मतलब जो 194.7 केल्विन, हाँ 194.7 केल्विन एवं पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब पर क्या करते हैं ऊर्ध्वपातित हो जाती है। और इसका उपयोग की हम बात करें
तो इसका उपयोग जैसे खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए मतलब जैसे अचक्रीय रेफ्रिजरेशन युक्ति के रूप में किया जाता है। और इसका उपयोग जैसे जो कार्बोनेट पेय पदार्थ में मतलब एक आइसक्रीम के रूप में भी इसे किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का मतलब जो इसमें मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, मतलब नए आए हैं तब, और यदि नए आए हैं तो यदि पिछले वीडियो को यदि आप छूट गए हैं तो पिछले वीडियो को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।